ओके, मूविंग है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमने रखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। करंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, करंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू आई। और ये करंट एलिमेंट हमने लिया है कितना, dy। करंट एलिमेंट है आई डी वाई। तो यहाँ से 1 इंच से y डिस्टेंस पे हम एक करंट एलिमेंट को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करंट एलिमेंट को हम एज्यूम कर सकते हैं जिसका लेंथ कितना है, dy। वेरी वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर का बहुत छोटा एलिमेंट्री लेंथ हमने लिया है dy, और इससे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट एलिमेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे आई डी वाई। करंट एलिमेंट आई डी वाई वेक्टर हमने इस तरफ से दिखाया आपको। ठीक है जी, चलिए ये मैंने आपको बताया। तो एक इन ए है, दूसरा इन क्या है, बी है। पी पॉइंट पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। P at the P point, what is the magnitude of magnetic field? What is the direction of magnetic field? तो आप ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, जो हमने यहाँ से यहाँ रखा हुआ d, स्मॉल d। ठीक है, करंट इधर जा रहा है, करंट का थंब का डायरेक्शन है, और जिधर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे यहाँ पर, वो क्या होगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा। किधर होगा भाई, तो वो होगा डायरेक्शन इनटू द प्लेन। यहाँ भी इनटू द प्लेन, इस साइड में हर जगह इनटू द प्लेन, और इस साइड में आउट ऑफ प्लेन। इसमें देखिए हर एक पॉइंट पर क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन। करंट एलिमेंट को इधर थंब की डायरेक्शन लीजिए, और इधर देखिए आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। ठीक है, जो डायरेक्शन तो हमें पता है, डायरेक्शन हमने मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड कर लिया, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, है ना। थंब का डायरेक्शन ऊपर दिया, कर्लिंग घुमाया तो क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन आ गया। इधर दिखाया तो इनटू द प्लेन आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे डी डिस्टेंस पी पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो चलिए यहाँ बीटा जो है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जो है, इससे यहाँ से यहाँ तक एक एंड से पी तक, ए से पी तक एक लाइन ज्वाइन करते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो एंगल आता है उसको हम बीटा कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डी यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर इस पॉइंट तक y डिस्टेंस के पास एक करंट एलिमेंट है, जहां पे हमने एंगल कितना लिखा हुआ है, थीटा। ठीक है, और ये कितना है, यहां से यहां तक, ये क्या है, साई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको r वेक्टर मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई डी है ना, आई डी वाई इधर है ना, आई डी एल इधर आ गया, और r वेक्टर हमने यहां से यहाँ रखा हुआ है इतना, करंट एलिमेंट से p पॉइंट तक, और हमने एंगल कितना लिखा हुआ है, थीटा। तो आपको एक चीज याद होगा जो हमने बताया था, बायोट-सवार्ट लॉ के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। आई डी एल क्रॉस आर, उसको हमने मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट किया, तो डायरेक्शन हमें पता है, इनटू द प्लेन आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है भाई, इनटू द प्लेन आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई डी एल, है ना, ये क्या आ रहा है, आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर। तो आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर जो है उसको हम लिखा आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आईडीएल के बदला हमने आई को बाहर निकाल लिया, है ना, कांस्टेंट करंट है, तो एज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर क्या है, करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो dy हमने यहाँ रखा हुआ है, तो dy यहाँ पे आप एक एक चीज को गौर करेंगे। तो यहाँ से देखिए कि y की हम बात करते हैं, तो y जो है d, है ना, ये y कितना है भाई, d साइन, है ना, यहाँ कितना है, y इज इक्वल टू d साइन 5, है ना। तो y कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी, सॉरी यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, y कहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y हम लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू d tan psi, है ना, या tan psi इज इक्वल टू क्या, tan psi इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो dy जो हमने लिखा है वो कितना है, d sec स्क्वायर 5 इंटू d 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। dy के वैल्यू हम वहां पुट करेंगे, फिर r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू कितनी है, d sec 5, है ना, तो यहाँ d sec 5 लिखा है ना, और थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5 लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमने साइन थीटा लिखा हुआ है, तो 5 के बदला यहाँ डाल देंगे, तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ मैं अगर साई कर दूं इसको, यहाँ मैं इसको साई कर दूं और इसी को मैं थीटा बना दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा थीटा,
और यहाँ पे लिखा साइन, ठीक है, जो मैंने बताया था सही है। अब यहाँ गौर से देखिए आप, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव होगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव, ठीक है, इसी का यूज करना है यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव। तो यहाँ हमने कॉस फाइव लिख दिया और dy के बदले क्या लिखा, डी सेक स्क्वायर डी फाइव, आर स्क्वायर के बदले क्या लिखा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है, तो कैंसिल हो गए, तो बचा हमारे पास क्या, कॉस फाइव आ रहा है। तो यहाँ पे हमने माइनस बीटा से अल्फा इंटीग्रेट करना है एंगल को। माइनस बीटा मतलब नीचे वाले को हमने एंगल क्या मान लिया, नेगेटिव। हमें एंगल के इधर से मानना है, इधर से अगर क्लॉकवाइज जाएंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसको हम क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव एक साथ नहीं मानना है क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना है और ऊपर भी इंटीग्रेट करना है, ऊपर यहाँ से इस पॉइंट से नीचे भी इंटीग्रेट करना है और इस पॉइंट से ऊपर भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो नीचे जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बीटा ले लेते हैं, ऊपर जाएगा तो प्लस अल्फा हो जा रहा है, तो माइनस बीटा से अल्फा ले लेंगे, cos फाइव डी फाइव म्यू नॉट, ठीक है। तो cos फाइव डी फाइव को इंटीग्रेट करके साइन फाइव आ रहा है ना, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई डी, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना आएगा, तो r इज इक्वल टू लिखते हैं ना, आर स्क्वायर इज इक्वल डी सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आता है, डी आ रहा है, एक बार ना डी आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए, यही आ रहा है आंसर में, ठीक है। और इंटीग्रेशन लगाते हैं माइनस बीटा से अल्फा, जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा माइनस इंटू साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस बीटा है ना, प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा, साइन का साइन है ना, साइन का जो एंगल है क्या है, निगेटिव है, ये माइनस इधर जाएगा बाहर में, प्लस आ गया, इतना हमारा वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करके देखेंगे तो आपको क्लियर कर पता चल जाएगा कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, बशर्ते ये एंगल हमें दिया हो बीटा और अल्फा तो इतना आ जा रहा है। इससे आपको क्लियर कर पता चल रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट डिस्कशन का क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट जितना होगा उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बशर्ते इफ एंड ओनली इफ अल्फा बीटा एंड डी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, बशर्ते क्या होना चाहिए यहाँ पे, अल्फा बीटा एंड आई ये क्या होगा, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं। इसके बाद तीसरा चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तीसरा चीज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये देखिए साइन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आखिर एंगल का साइन का वैल्यू कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक एक चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं कि साइन के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या कहानी है। साइन अल्फा प्लस बीटा, एक से एक न्यूमेरिकल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा बनाने के लिए, आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, काफी है इजी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये आपको याद रहना चाहिए, हर जगह कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल्स वैल्यू में आपको याद आएंगे, है ना, और इसको याद करके रखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, एक एक चीजों को देखिए। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। ये याद रखिएगा, बशर्ते अल्फा बीटा और करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा अल्फा प्लस साइन बीटा पे भी डिपेंड करता है। देखिए एक एक क्वेश्चन में बना के देखूंगा, है ना, आपको खुद भी क्वेश्चन बना के देख सकते हो। सपोज दैट I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर हमने दे दिया, D इज इक्वल टू कितना दे ये 2.5 मीटर दे रखा है ना, ये D कितना है भाई, 2.5 मीटर हमें दे रखा है। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो इस कहानी में बताओ कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, D डिस्टेंस हमने दे दिया, P पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप ये बना सकते हो। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे ये अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री दे दूं और बीटा
45 डिग्री दे दूं तो आंसर क्या होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ये सब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ये सब आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम 30 और 45 का देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 45 में आराम से देख सकते हैं कि करंट कितना है। करंट कितना है भाई, तो 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर -7 यूनिट, हम एक बार लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट कितना है भाई, 5 डिवाइडेड बाय कितना है ये 2.5 इंटू कितना आ रहा है, साइन 30 डिग्री कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/√2 साइन 45 1/√2। तो जो भी कैलकुलेशन आएगा इतना जो है क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर -7 इंटू 2 और इसके बाद लिखेंगे √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो ये टेस्ला इतना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, फिर आप 15 से 45 कर सकते हो, 60 से 45 कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो इस तरह से, है ना, एंगल भी निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो आप करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड करंट दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है तो अल्फा बीटा भी आप फाइंड कर सकते हो, अल्फा या नहीं तो बीटा एक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए अल्फा एंड बीटा का डिस्कशन करते हैं। चलिए अल्फा एंड बीटा का डिस्कशन करते हैं, कैसे साइन अल्फा और साइन बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला केस मैं लूंगा यहाँ पर, सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहला केस लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब कहानी क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में क्या होगा कि हमने अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री बताया, मतलब पी पॉइंट को हमने इसके पैरेलल में यहां रख दिया, तभी तो अल्फा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यहां पे रख दिया। और बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस ये एंड जो है इतना लंबा है कि ये 90 डिग्री दिख रहा है। ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। यहां से यहां ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो रहा है, मतलब ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए सिंगल एंड। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का, बहुत लंबा वायर है, ठीक है। उस वायर के वजह से किसी एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो बताओ, ठीक है। तो वो बताने के लिए आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन बीटा इज इक्वल टू 1, इट मींस ये जो हो रहा है 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, साइन बीटा सिर्फ आ जा रहा है और साइन बीटा में ये भी कितना आएगा, मैक्सिमम 1 आ जा रहा है। तो ये पार्ट अगर हम भूल जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। दूसरा केस में ये लूंगा, चलिए दूसरा केस में ये लूंगा कि अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। दूसरा केस यहां पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दूसरा केस हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। यहां देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दूसरा केस, ठीक है। अगर अल्फा बीटा के बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर अल्फा बीटा के बराबर हो जाए, कुछ भी एंगल रख देते हैं, अल्फा बीटा के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आधा इधर आधा इधर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा या नहीं तो साइन बीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 75 डिग्री, है ना, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अल्फा बीटा सेम हो गया तो क्या कहानी होगी, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से साइन अल्फा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखो मैंने अगर बता दिया, इसी में एक स्पेशल केस है अल्फा बीटा। तीसरा केस लेते हैं, अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हो तो क्या होगा, दोनों 90 डिग्री हो तो फिर ये क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट वायर है और किसी भी पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
व्हेन अल्फा बीटा इज इक्वल टू सेम, व्हेन, केस समझिए ठीक से क्या केस कह रहा है, व्हेन अल्फा बीटा आर सेम but alpha and beta are same but alpha is equal to beta that is equal to 90 degree, it means the wire is of infinite length, wire is of infinite length and we are calculating the magnetic field at any point, और किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। 90 डिग्री हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 = 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पे μ/4 का वैल्यू लिखेंगे, 2I/d लिख देंगे, काम बन जाएगा। इससे छेड़छाड़ नहीं करोगे, है ना। μ/4 की वैल्यू इतना लिख दो, 10⁻⁷ लिख के छोड़ देंगे, इंटू 2 × ID कर देंगे, है ना। इस तरह से हमारा काम बन जा रहा है। इतने सारी चीजें मैंने आपको बताया, तो ये डेरिवेशन था। आगे चलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में डेरिवेशन में ही बेसिक चीजें, है ना, बेसिक डेरिवेशन में ही आपसे पूछे, बेसिक डेरिवेशन में ही आपसे पूछे कि भाई ये बता कि ये θ1 है और ये θ2 है, तो क्या करोगे। ये θ1 है और किसी दूसरे एंड के मतलब इधर कितना है, θ2 है, तो क्या करोगे। तो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी आंसर क्या आएगा, θ1 - cos θ2, है ना। इसको आप लोग देख लोगे और इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो, मगर मैंने θ1 से θ2 इस तरह से कर दिया है, तो ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग